नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन गणित शिक्षण शास्त्र को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी गणित शिक्षण विधियों को स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपनी यूनिट नंबर 5 रहेगी। ये अपनी यूनिट नंबर 5 रहेगी और यूनिट नंबर 5 से संबंधित जो टीचिंग मेथड के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्नों को अपन करेंगे, ठीक है। और प्रकृति और तर्क शक्ति से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए लगभग 40-50 प्रश्न अपन करेंगे। आज के वीडियो में 20 प्रश्नों को लिया गया है जो कि सीटेट वगैरह यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है निश्चित तौर पे, क्योंकि गणित का शिक्षण शास्त्र जैसे एक प्रकार से अपन देखें तो राजस्थान में ऐसा कोई बुक या ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो ऑथेंटिक रूप से इस चीज़ को करवाता हो, ठीक है। तो सी टेट वगैरह से, आपकी यूपी टेट से, यहाँ से इन प्रश्नों को उठाया जाता है अपने भी, ठीक है। तो निश्चित ही जो पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न हैं वो आपके चाहे टीचिंग मेथड हो चाहे साइकोलॉजी हो, उसमें काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन इस चीज़ को कर रहे हैं। यूनिट नंबर आपकी 5 है। ये 4 यूनिट जो गणित की हैं वो मैं पूरी करवा चुका हूँ, उनके इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा चुका हूँ, सभी टाइप्स के प्रश्नों को करवा चुका हूँ ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। तो गणित शिक्षण शास्त्र को भी मैं सोचता हूँ कि करवा देना चाहिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसके अलावा आपको पता होगा हम लोगों ने अपना ऑनलाइन ऐप जो है वो कर दिया है प्ले स्टोर पे लाइव, और आपको वो मिलेगा आरपीएससी एग्ज़ाम विथ AK नाम से। इस नाम से आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके और आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और प्री रीट का आपका जो आयोजन है वो 2000 आपका प्री रीट फर्स्ट का, ठीक है, प्री रीट फर्स्ट का आयोजन जो है आपका 18 जुलाई को होगा। उसके बारे में भी एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज में जा कर के आप उसको ले सकते हो और आपका 18 जुलाई को वो पेपर मिल जाएगा। बिल्कुल पूरे राजस्थान में अपन करवाएंगे उसको, मेरिट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर होगी, उसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। चलिए बहरहाल शुरू कर लेते हैं आज के अपने गणित शिक्षण शास्त्र को। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा आपको, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतः विषयकता का मतलब है गणित में रुचि, ठीक है। अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्ण अभिलेखों और ओलंपियाड। ऑप्शन ए है 3 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो देखिए, अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में, ठीक है, काम में अपन ले सकते हैं। यानी कि बच्चे में गणित के प्रति रुचि जागृत हो, है ना, उस चीज़ के लिए अपन एक प्रकार से आकलन योजना के रूप में किसको अपन काम में ले सकते हैं। तो अपन एक तो क्षेत्र भ्रमण को काम में ले सकते हैं, एक वर्ण अभिलेखों यानी कि वर्णन अभिलेखों, यानी कि एक प्रकार से जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में अपन बता सकते हैं, उनकी जीवनियों के बारे में बता सकते हैं, जो अपने प्रतीक चिन्ह वगैरह कैसे गणित में जीरो कैसे बना, क्या इन खोजों के बारे में अपन उसको बता सकते हैं। और एक प्रकार से उनको अंतः विषयकता जो गणित के प्रति है उसको प्रोत्साहित अपन कर सकते हैं। तो आपका क्षेत्र भ्रमण और वर्णन अभिलेख ये दोनों आपके सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? ये सीटेट लेवल 2 2019 का प्रश्न है। पहला है प्रति सकारात्मक उपपत्ति, बी आगमन विधि द्वारा उपपत्ति, सी है प्रत्यक्ष उपपत्ति और डी है प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति। देखिए, प्रतिवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिवाद का मतलब होता है कि अपने को सिद्ध क्या करना है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम संख्या होता है, यानी कि 2 + 2 = 4 होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये तो आपकी सीधी सी बात हो गई, सही बात है ये, ठीक है। तो ये 2 4 भी जो आपका यहाँ पे सम पूर्णांक है। लेकिन प्रतिवाद क्या बोलता है? प्रतिवाद ये बोलता है कि जो आपको सिद्ध करना उसका उल्टा मान लो पहले, यानी कि 2 सम पूर्णांकों का योग आप पहले क्या मान के चले कि एक विषम होता है, फिर उस बात को आप गलत सिद्ध कर दो तो आपका जो वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी कि 2 सम पूर्णांकों का योग तो सदैव सम ही होता है। तो ये प्रतिवाद सिद्धांत होता है साथियों। इसके ऊपर आधारित आगे भी प्रश्न आएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, ये आपकी सीधी सी बात आपको सिद्ध करनी है। तो अपन प्रत्यक्ष रूप से इसको कर सकते हैं, प्रत्यक्ष उपपत्ति आगमन विधि का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है काम में लेने का। भाई अपने को क्या सूत्र थोड़ी निकालना है, यहाँ पे कोई सूत्र अगर निकालना हो तब तो अपन आगमन विधि का जो वो काम में लेंगे, लेकिन सूत्र अपने को निकालना ही नहीं है कोई उदाहरण से, है ना, तो अपने आगमन विधि काम में नहीं लेंगे। यहाँ पे आपका प्रत्यक्ष उपपत्ति यानी कि बिल्कुल आप बच्चे के सामने बता सकते हो कि जैसे दो एक समसंख्या है, या फिर एक 4 ले लेंगे अपन, ये 4 भी समसंख्या तो इनको जोड़ेंगे तो ये 6 जो आया ये भी एक समसंख्या है। तो ये प्रत्यक्ष उपपत्ति अपन काम में ले सकते हैं इनके आगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर माना गया है सीटेट के द्वारा। अगला आपका प्रश्न देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यालय में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी, मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे कम बच्चे के दिमाग को खर्च कराएगा। सीधी सी बात ही इस प्रश्न में पूछी गई है, यानी कि विवेचना बच्चे को सोचना कम पड़ेगा, ऐसा विचार कौन सा वो देखना आपको। तो ऑप्शन ए है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यह आपका इसका फॉर्मूला रहेगा आपके जो आपकी आयतन है, इसका बेलन के आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। दूसरा, 72 गुणा 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। तो देखिए पहले तो 72 गुणा 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करना है, ठीक है, उसके बाद उसके परिणामों की तुलना करनी है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला आपका पहला ऑप्शन है उसकी बजाय ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बच्चे को परिणामों में तुलना करनी पड़ेगी, तो ज़्यादा विवेचना होगी, ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या सोचा बच्चे ने, कुछ नहीं सोचा, पाई आर स्क्वायर में आर का मान रख दिया और एच का मान रख दिया, पाई का मान रख दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा, सोचने की कहाँ जरूरत पड़ी उसमें। तो ए और बी में तो ए जो वो आपका कम सोचने योग्य लग रहा है। आगे चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो बी तो देखिए नहीं होगा क्योंकि अधिक सोचना पड़ता है इसमें। सी है कि समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। तो ये बात हो गई कि सूत्रबद्ध एक प्रकार से मतलब अपने को निरूपित करने वाली का मतलब है अक्स का मान अपने को यहाँ पे निकालना है और 2 मान निकालने हैं अपने को अक्स के, कि ऐसे 2 मान अपने को अक्स के देने हैं जिनको पर रखें तो ये यहाँ पे दोनों तरफ बराबर बन जाए, ठीक है। तो इसमें भी बच्चे को सोचना पड़ेगा काफ़ी सारा। तो ऑप्शन ए से की बजाय तो यहाँ पर भी जो अपने को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता तो ये भी नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है कि एक विद्यार्थी ने एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन 38.5 घन सेंटीमीटर परिकलित किया, उसने कहाँ गलती की, ठीक है। तो उसने जाहिर सी बात है गलती की है, गलत निकाला है, तो उसने गलती कहाँ की, इस चीज़ में अगर बच्चे को अपन बोलेंगे तो वो पूरा सारा का सारा मैटर चेक करेगा। तो यानी कि वहाँ पर भी उसको विवेचनात्मक रूप से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे दिमाग सबसे कम लगेगा और वो है पहला ऑप्शन। आप बात को समझ पाए होंगे, भाई सीधा सा आयतन के फॉर्मूले में रखेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सीटेट का प्रश्न है और 2019 में ही ये पूछा गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ए, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं। बी, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। सी, वे अधिगम का हिस्सा हैं और डी, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं। तो देखिए प्रश्न ऐसे आते हैं सीटेट के कि 4 ऑप्शन पढ़ते पढ़ते अपन प्रश्न भूल जाते हैं कि प्रश्न क्या है। तो एक बार फिर से ऑप्शन देखने के बाद प्रश्नों को देख लिया करो कि पूछा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, ठीक है। तो अशुद्धियों पर प्रकाश नहीं डाले ऐसा अपने को देखना है, तो वो है उन्हें अनदेखा कर देना। भाई अनदेखा ही कर देंगे अपन तो क्या प्रकाश डाला, ध्यान ही नहीं दिया अपन ने उस पर। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका,
निम्नलिखित कथन या कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही कथन हैं या है। ठीक है, एक गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। तो देखिए, गणित एक कला भी है, गणित एक भाषा भी है और गणित एक उपकरण भी है। ठीक है, तो निश्चित ही यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर आपका माना गया है सीटेट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह सिद्ध करने के लिए कि 12 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति नियम निम्न विधि का उदाहरण है, सत्यापन, आगमन, निगमन और प्रतिवाद। तो निश्चित ही ऑप्शन डी होगा, प्रतिवाद। मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया कि प्रतिवाद क्या होता है, दूसरे ऑप्शन में अच्छे से समझाया था। प्रतिवाद देखिए क्या होता है, अपने को क्या सिद्ध करना है कि 12 जो है वो अपरिमेय संख्या अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है साथियों, इस टीचर को ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अपन ने इसके प्रूफ के लिए क्या किया, प्रूफ के लिए मैंने मान लिया, उल्टा मान लेना कि माना 12 एक परिमेय संख्या है। 12 को मैंने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। और फिर इस अध्यापक ने यहाँ पे कार्रवाई करी और लास्ट में देखिए अपना देखिए साफ साफ लिखा, अध्यापक मानकर शुरू करता है कि एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है। लास्ट में क्या सिद्ध किया इसने, सिद्ध करता है कि पूर्वानुमान संभव नहीं है, पूर्वानुमान संभव नहीं है। अगर पूर्वानुमान संभव नहीं है इसका मतलब 12 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो वो अपने आप ही कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये क्या है कि एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना था, मान क्या लिया कि एक आपकी परिमेय संख्या, यानी उल्टा मान लिया जो सिद्ध करना था उससे। तो निश्चित ही आपका ये प्रतिवाद का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, प्रतिवाद यानी उल्टे रूप से चल के सिद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ज़रूर से ज़रूर इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप किसी प्रकार से इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके भी आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें साइंस मैथ्स की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बाकी पूरे राजस्थान में ये चीज़ें कहीं आपको किसी एप्लीकेशन या फ्री में मतलब आपको कोई देगा नहीं आपको, या यहाँ यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ्री में करवाया जा रहा है। वैसे गणित विज्ञान का आपको पता ही है, गणित विज्ञान का कोर्स फ्री में अवेलेबल कोई भी नहीं करवा रहा है, अच्छी मोटी फीस लेते हैं, यहाँ आपको फ्री में मिलेगा। एप्लीकेशन पे ज़रूर थोड़ी बहुत फीस रखते हैं, बाकी यूट्यूब वीडियोस बिल्कुल फ्री रहते हैं। सारे लेक्चर करवाए हैं, सभी सब्जेक्ट के करवाए हैं, तरीके से करवाए हैं आपको। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापक को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, ए विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना। दूसरा है सन्निकट हल प्राप्त करने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। सन्निकट यानी कि पास में एक प्रकार से हल के सॉल्यूशन के पास पहुंचा जाए ना, आसपास की हल को अपन निकाल पाएँ। समस्याओं के परिकलन का परिचय उनकी संकलनात्मक समझ से पहले करना। डी है ये थोड़ा ऑप्शन, हाँ डी वाला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों के लिए ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। तो देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कैसे, देखिए पूछा गया है कि अध्यापक की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, समसामयिक समझ जो वो सभी चीज़ों को जो वो करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले करना ये गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन संकल्पनात्मक समझ बनाएंगे, उसके बाद समस्याओं के परिकलन का एक प्रकार से समस्याओं को बाद में अपन हल करेंगे। पहले अपन संकल्पनात्मक समझ उसके बारे में बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। देखिए बड़े
क्लिष्ट टाइप की भाषा के प्रश्न हैं, लेकिन बड़े आसानी से आंसर किए जा सकते हैं अगर आप इनको ध्यान से करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सीटेट के द्वारा सही माना गया, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। अब ये 2-3 प्रश्न विज्ञान के भी हैं यहाँ पे, कि निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए आवश्यक है। तो विज्ञान के कौशल के वैज्ञानिक कौशल अगर बच्चे में पनपाना है तो इसका मतलब उसको प्रयोगशाला में ज़्यादा काम करवाना ही पड़ेगा अपने को। ये हमेशा याद रखना कि जब भी वैज्ञानिक कौशल अगर पनपाना है अपने को बच्चे में, तो प्रयोगशाला में काम उसको करना ही पड़ेगा। प्रयोगशाला से संबंधित ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि विज्ञान का प्रमुख कार्य है जो वो अपना प्रयोगशाला में, ठीक है, उसी में होगा। अब प्रयोगशाला में जब होगा तभी तो वैज्ञानिक बनेगा वो, जाहिर सी बात है, प्रयोग करके ही तो बनता है, तो प्रयोगशाला में ही प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन ए ही सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक कौशल बनाया जा रहा है यहाँ पे। कौशल का मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं, कर पाए एक प्रकार से ना भाई। प्रयोग करने का कौशल अगर आप में विकसित हो गया सही से, तो अब आप इसका मतलब आप आधे साइंटिस्ट हैं वहाँ पे। तो वो कार्य जो प्रयोग करने का जो कौशल होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक कौशल होता है, वो जो कौशल अपन प्राप्त करते हैं प्रयोग करने का, वो अपन लाइब्रेरी में ही उसमें प्रयोगशाला में ही करते हैं, लेबोरेटरी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, यूपी टेट का बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से यह है कि शिक्षण विज्ञान की परियोजना पद्धति, प्रोजेक्ट विधि, परियोजना पद्धति कौन सी है साथियों? प्रोजेक्ट विधि को ही परियोजना विधि अपन बोलते हैं। कि मुख्य सीमाओं में से एक यह है कि सीमाएं दे रखी हैं, उसकी सबसे मुख्य सीमा क्या है? एक सीमा अपने को बतानी है यहाँ पे। ए, विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके। दूसरा आपका ऑप्शन है छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना है। और सी ऑप्शन एक मनोवैज्ञानिक विधि है। डी है ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक जो सीमा है, मुख्य जो सीमा, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रोजेक्ट विधि की जो कमी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, मुख्य कमी क्या है प्रोजेक्ट विधि की? तो मुख्य कमी है कि छात्रों को इसमें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट विधि में, क्योंकि खोजकर्ता की भूमिका में बच्चा इसमें होता है। और खोजकर्ता की भूमिका में रहेगा तो भाई आपकी किताबें भी वही लेकर के आएगा, उसमें से मैटर भी निकालेगा, समस्या का समाधान भी करेगा, आपके प्रोजेक्ट भी करेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। तो अत्यधिक रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से वो बिजी हो जाएगा इस पद्धति के आधार पे। तो ये एक इसकी समस्या मानी गई है। ठीक है, बाकी ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये कोई समस्या नहीं है इस विधि का, ये तो गुण है। ठीक है, विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त कर सके, ये भी कोई समस्या इस विधि की नहीं है। ठीक है, जो समस्या वो यही है कि छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम इसमें करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही माना गया सी टेट के द्वारा, सॉरी यूपी टेट के द्वारा। अगला आपका प्रश्न यूपी टेट का ही है। छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? यानी कि एक बच्चे के कम अंक आ रहे हैं और एक विज्ञान का शिक्षक जो है उसके अंकों में परसेंटेज में सुधार करना चाहता है, उसके लिए वो कुछ कार्य करता है। ठीक है, कुछ मतलब कार्य करता है, तो अभी उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे के प्रतिशत में सुधार हो जाए। ठीक है, तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ए, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, यानी व्याख्यान के साथ प्रदर्शन प्रस्तुत करे। दत्त कार्य यानी गृह कार्य देकर के प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करे। व्याख्यान एक प्रकार से दे और उसके बाद परिचर्चा विधि का प्रयोग करे, यानी कि व्याख्यान दे उसके बाद में परिचर्चा आयोजित करे, बच्चे आपस में चर्चा करें उसमें। प्रोजेक्ट उनको प्रोजेक्ट दे और प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करे। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अगर कमज़ोर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो उनकी परसेंटेज को अगर आपको बढ़ाना, तो निश्चित रूप से विज्ञान में तो प्रयोगशाला विधि जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वैज्ञानिक विधि और प्रयोगशाला विधि। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रोजेक्ट दे सकता है उनको, ताकि वो खुद सीखें इस चीज़ में, जो अपनी कमी है उसको जांच सकें और उसका सॉल्यूशन वो एक प्रकार से खोजकर्ता की भूमिका में आकर खुद उसका सॉल्यूशन कर सकें। और प्रयोगशाला विधि का भी उपयोग साथ में किया जाए,
ताकि बच्चों को प्रयोग करने में कुशल बनाया जा सके, और प्रयोग करेंगे अगर तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे ये चीज़ें किस प्रकार से क्या होती हैं, तो निश्चित ही उनके अंकों में भी वृद्धि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यूपी टेट के द्वारा यहाँ पे अच्छा सही आंसर माना गया। और देखिए प्रश्न जो वो किस प्रकार के आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न अपने रीट में अभी तक आए नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी अपनी एक प्रकार की समझ बन सके मत की पेडागोजी में, इसलिए इन चीज़ों को अपन कर रहे हैं और ये करने ज़रूरी भी हैं। जितने भी आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस हैं सी टेट और यूपी टेट वगैरह के, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर भी आपको करने चाहिए। बाकी प्रीवियस ईयर करने की सब्जेक्ट्स में आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो टीचिंग मेथड्स हैं और आपके साइको उसको ज़रूर से ज़रूर आप करें। चलिए प्रश्न नंबर 11 है कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालना का, या समूह अनुरूपता की, या समूह की पहचान का। तो समूह की पहचान का आएगा, एक समूह विशेष को अपन प्रेजेंट इसमें करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चे को या बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उन छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। क्या हल किया कि 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और 96 को जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये जो आपका प्रश्न है साथियों, ये लिखा नहीं गया है इसमें, कहाँ आया हुआ है। बाकी ये जो आपका प्रश्न है ये भी आपका सीटेट लेवल 2 2018 का प्रश्न है, ये सीटेट का प्रश्न है। ए है, उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई। देखिए अब क्या उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं है। देखिए गुणा की उसे अवधारणा समझ में आ चुकी है, लेकिन वो गुणा की अवधारणा से भी एक कदम आगे निकल चुका है। दूसरा, दी गई समस्या एक गुणा समस्या है और योग की समस्या नहीं है। तो ये तो अपन जानते हैं गुणा की समस्या योग की समस्या नहीं है, लेकिन बच्चे ने हल कर दिया तो उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये तो अपन ने ये बता दिया कि ये गुणा की समस्या है, हल आपकी योग की समस्या नहीं है, तो अपन ने अपनी तरफ से बता दिया। बाकी ये बच्चे की प्रॉब्लम थोड़ी है। बच्चे ने जिस प्रकार से जिस रणनीति से हल किया, बच्चे ने क्या रणनीति अपनाई है, अपन उसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका दे रखा है कि उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे ने क्या किया, गुणा करने को बच्चे ने योग के रूप में समझ लिया है कि अगर अपन, और उसने समझा गलत नहीं है, उसने सही समझा है। भाई गुणा करने का मतलब क्या, बार बार योग करना, बार बार जोड़ने से बचने के लिए अपन संख्याओं को गुणा कर देते हैं। ठीक है, बाकी 12 गुणा 12 कर लो और 12 को 12 बार जोड़ दो, एक ही बात है, 144 ही आपका आएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, हालांकि 12 को 12 से गुणा करना आसान होता है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ ज़रूर पता चल गई है वहाँ से, गुणा करने का अर्थ क्या है, बार बार अगर अपन जोड़ेंगे तो वो गुणा करने का ही मतलब है। ठीक है, हालांकि वो गुणा को अच्छे से नहीं समझ पाया, लेकिन उसको उतना पता चल गया है कि गुणा करने का, दो संख्याओं को गुणा करने का अर्थ है अपन उतनी ही बार उन संख्याओं को जोड़ दें। आपका आंसर आ जाएगा। यही उस बच्चे ने समझा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। एक और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। चलिए ये सीरीज़ अपन आगे बढ़ाएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं, वाकई में आपको फ़ायदा देंगे ये प्रश्न। तो इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू रखेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके इस चीज़ के। चलिए 13वां प्रश्न है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। देखिए अपन बच्चे को समय की अवधारणा को एक प्रकार से प्रस्तावित करने के लिए, यानी बच्चे को अपन ये बता रहे हैं कि प्रस्तावना के तौर पे, यानी कि समय की अवधारणा अपने को पढ़ानी है और उसकी प्रस्तावना अपने बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्रारंभिक गतिविधि अपनी क्या रहेगी, किस प्रकार से अपन कक्षा में इस टॉपिक को स्टार्ट करने की सोचेंगे या किस प्रकार से अपने को सोचना चाहिए, ये बताना है यहाँ पे। ए ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी के समय को कैसे पढ़ा जाए। बी बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। सी विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। अब देखिए पहले साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन क्या, देखिए समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाले तीनों जो चीज़ें ये बाद की चीज़ें हैं। भाई
अपने को समय की अवधारणा पढ़ानी तो है बच्चे को, लेकिन अपने इनिशियल स्टेज पे यानी प्रारंभिक गतिविधि अपन क्या करें ताकि बच्चों की रुचि बन जाए उस चीज़ में, तो वो रहेगा समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। यानी कि बच्चों से कहना कि प्यारे बच्चों, क्या आपके घर वालों ने, आपकी मम्मी ने आपको कभी क्या ऐसा कहा है कि बेटा रोहित खाना खा लो, बेटा राहुल खाना खा लो, 12 बज चुके हैं, 1 बज चुका है, क्या ऐसा बोला है? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर ऐसा बोला है। अगर ऐसा बोला है इसका मतलब जो 12 बज चुके हैं उससे माँ का क्या अर्थ है, कहाँ पर वो 12 बज चुके हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर घड़ी में। तो क्या बच्चे आपको घड़ी में समय देखना आता है? इस प्रकार से अपन गतिविधि को स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे इंटरेक्ट हो पाएंगे और बहुत अच्छे से वो समझ पाएंगे। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। कितना शानदार प्रश्न है, सीटेट लेवल 2 2018 का। सीटेट के प्रश्न कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। प्रश्न नंबर 14 है, देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? सीटेट लेवल 2 2018 का यह भी प्रश्न है। प्रश्न फिर से देख लीजिएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? ठीक है, गणित सीखने के लिए ए किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, बी सभी सूत्रों को याद करना, रटना तो नहीं, ये नहीं होगा। शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसकी सही ढंग से नकल करना, ये भी नहीं होगा। एक समस्या को कई बार हल करना, ये भी ठीक नहीं है। यही है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये गणित अधिगम के लिए जो वो आवश्यक है। अच्छी चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अगर अपन गणित जो वार्तालाप है कक्षा में उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी बच्चे आपस में पहाड़े सुन रहे हैं या बच्चे आपस में पूछ रहे हैं कि बोल 12 गुणा 4 कितना होगा, 13 गुणा 6 कितना होगा, मौखिक रूप से पहाड़े याद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में बातचीत करते हुए कर रहे हैं। वो दो आकृतियों को जोड़ेंगे तो क्या नई आकृति बन सकती है, ऐसी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उस वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? उद्देश्य क्या हो सकता है? सॉरी, तरीका नहीं, उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? एक, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। बी, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। सी, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। डी, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, बड़ा इजी बता सकते हैं अभी, क्योंकि प्रश्न को अपन समझ चुके हैं और उस हिसाब से अपन इस प्रश्न को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त जो उद्देश्य है वो अपना उद्देश्य यही है कि गणितीय विवरणों के बारे में बच्चा अगर बात करे तो उन विवरणों का उपयोग करते हुए बच्चा जो है वो एक प्रकार से सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम हो, बच्चा बता पाए उसके बारे में, है ना, समझ पाए गणित को एक प्रकार से, ये सही रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। ये आपका सीटेट लेवल 2 2018 का प्रश्न। इस कथन के बारे में आपको बताना कि यह सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच दर्शाती हैं। बी, असत्य है क्योंकि गणित सटीक है। सी, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। डी, असत्य क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कि सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा गणित में सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह कथन देखिए बिल्कुल सही बात है। निश्चित तौर पे जो एक प्रकार से जो त्रुटियां हैं वो बच्चे की सोच को नहीं दर्शाती। ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा गलत त्रुटियां कर रहा है तो वो गलत सोच का, ऐसा नहीं है, सोच को तो नहीं दर्शाएंगी। ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान अपने को जरूर करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है एक और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 17वां प्रश्न देखते हैं कि एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, उसने उसका आयतन निकाल दिया। गणना में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? एक, छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। बी,
या 2, देखिए अगर उबाऊ पाता तो वो आयतन भी नहीं निकालता, ठीक है, आयतन तो उसने सीखा ही है, इसका मतलब वो आयतन और क्षेत्रफल में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। गणित उबाऊ नहीं लग रही है उसको, पसंद है उसको कक्षा 2, लेकिन वो सतह क्षेत्रफल और आयतन को एक ही समझ पा रहा है, अलग अलग नहीं समझा उसने, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। दूसरा, छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है, उपयुक्त है लेकिन वो नहीं समझा। तीसरा, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन के उदाहरणों को समझने में सक्षम नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, क्योंकि वो उन दोनों उदाहरणों को अलग अलग नहीं कर पा रहा, उनको समझने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उसने ऐसा किया। बाकी उसको सूत्र आ रहे हैं, वो आराम से निकाल पा रहा है, लेकिन वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है कि क्षेत्रफल कब निकालना होता है और आयतन कब निकालना होता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि क्षेत्रफल होता है क्या, बेसिक नॉलेज नहीं, उसको उदाहरणों का पता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। एक चौथा ऑप्शन भी आपका, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणाओं को समझ गए, तो समझा तो नहीं है, समझ आता तो कर ही देता। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है यहाँ पे, तो केवल 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर आपका रहेगा, ठीक है। कूट आपको दिए हुए हैं तो कूट का सही चयन करना था अपने को, तो केवल 3 ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखिए पहला ही कथन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आगे पढ़िएगा कि बी, अंकगणित को पढ़े बिना समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, तो ये बात क्या सही है? देखिए सबसे पहले अंकगणित को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समीकरणों को अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन ने x प्लस वाई लिखा, तो इसके आगे मैंने मान लो 2 और लगा दिया, तो इसको अपन 2x पढ़ेंगे। अब अगर अपने को अंकगणित का नहीं पता है तो अपन 2x को 2 को क्या पढ़ेंगे, फिर अपन नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि अंकगणित को पढ़े बिना अपन समीकरणों को एक प्रकार से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा। सी है, बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर है, बीजगणित को पढ़े बिना सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी अपन बीजगणितीय चीज़ों का तो यूज में लेते ही हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर हो जाएगी, गणित की सभी शाखाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। चलिए 19वां प्रश्न साथियों, यूपी टेट 2017 का प्रश्न था, यूपी टेट 2017 का ही एक और प्रश्न आपके सामने, कि निम्नलिखित में से गणित अध्याय का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? ए, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, ये तो नहीं करना है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, ये भी नहीं है कि केवल जो कमी है उसको दूर कर दिया, गणित की क्षमता विकसित हो गई, ऐसा नहीं होगा, दूसरी चीज़ें उसमें फिर कमजोरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा आपका इस प्रश्न का आंसर। और डी है, हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर अपन जो एक प्रकार से विद्यमान जो क्षमता है शिक्षार्थी में, उनको अगर विकसित करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो केवल कमियों को देखकर उतना ही पढ़ाना, ये काम भी नहीं कर सकते। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, ये भी नहीं कर सकते। केवल डी वाला भी काम नहीं कर सकते, अपन को ए वाला ऑप्शन का काम करना होगा, यानी शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए अपन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से गणित अध्याय का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? तो विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका, हाँ जी, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। बी, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के गणित प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। सी, विद्यार्थियों को गणित की प्रयोगशाला में व्यस्त रखने में शिक्षक की सहायता करता है। डी है, शिक्षार्थियों की संख्यात्मक दक्षता और परिकलन क्षमता को बढ़ाता है, तो परिकलन दक्षता को बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या गया कि तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयाती आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि है होता है, तो इनका प्रयोग
विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुरूप अन्वेषण यानी कि खोज, प्रेक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है, ये सीटेट 2016 का प्रश्न था जिसमें ऑप्शन ए को सही माना गया। ठीक है साथियों, तो ये थे आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न गणित की पेडागोजी से संबंधित, जिसमें आज का अपना टॉपिक था गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति। आगे भी अपन इस टॉपिक के ऊपर आधारित और प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।